भाग एक। क्या परिवार की मर्जी ने बर्बाद कर दी बेटी वीणा की जिंदगी। मुंबई स्थित जसलोक अस्पताल के आईसीयू में वीणा बिस्तर पर निस्पंद पड़ी थी। उसे इस हालत में देखकर उसकी मां अहिल्या का कलेजा मुंह को आ रहा था। उसके कंठ में रुलाई उमड़ रही थी। उसने सपने में भी नहीं सोचा था कि उसे एक दिन ऐसे दुखदाई दृश्य का सामना करना पड़ेगा। वह वीणा के पास बैठकर उसके सिर पर हाथ फेरने लगी। मेरी बेटी, वह बुदबुदाई, तू एक बार आंखें तो खोल दे, तू होश में आ जा, तो मैं तुझे बता सकूं कि मैं तुझे कितना चाहती हूँ। तू मेरे दिल के कितने करीब है। तू मुझे छोड़कर ना जा मेरी लाडो, तेरे बिना मेरा संसार सूना हो जाएगा। बेटी को खो देने की आशंका से वह परेशान थी। वह व्यग्रता से डॉक्टर और नर्सों का आना जाना ताक रही थी। उनसे वीणा की हालत के बारे में जानना चाह रही थी, पर हर कोई उसे किसी तरह का संतोषजनक उत्तर देने में असमर्थ था। जैसे ही उसे वीणा के बारे में सूचना मिली, वह पागलों की तरह बदहवास अस्पताल दौड़ी थी। वीणा को बेसुध देखकर वह चीख पड़ी थी। यह सब कैसे हुआ, क्यों हुआ? उसके होठों पर हजारों सवाल आए थे। मैं आपको सारी बात बाद में विस्तार से बताऊंगा, उसके दामाद भास्कर ने कहा था। आपको तो पता है ही कि वीणा ड्रग्स की आदी थी। लगता है कि इस बार उसने ओवरडोज ले ली और बेहोश हो गई। कामवाली बाई की नज़र उस पर पड़ी तो उसके दफ्तर में फ़ोन किया। मैं दौड़ा आया, उसे अस्पताल लाया और आपको खबर कर दी। हाय हाय, वीणा ठीक तो हो जाएगी ना? अहिल्या ने चिंतित होकर सवाल किया। डॉक्टर्स पूरी कोशिश कर रहे हैं, भास्कर ने उम्मीद जताई। भास्कर से कोई आश्वासन न पाकर अहिल्या ने चुप्पी साध ली, और वह कर भी क्या सकती थी। उसने अपने को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था। वह जानती थी कि वीणा ड्रग्स लेती थी। ड्रग्स की यह आदत उसे अमेरिका में ही पड़ चुकी थी। मानसिक तनाव के चलते वह कभी कभी गोलियां फांक लेती थी। उसने ओवरडोज गलती से ले ली या आत्महत्या करने का प्रयत्न किया था। उसका मन एक बारगी अतीत में जा पहुंचा। उसे वह दिन याद आया जब वीणा पैदा हुई थी। लड़की के जन्म से घर में किसी प्रकार की हलचल नहीं हुई थी। कोई उत्साहित नहीं हुआ था। अहिल्या व उसका पति सुधाकर ऐसे परिवेश में पले बड़े थे जहां लड़कों को प्रश्रय दिया जाता था। लड़कियों की कोई अहमियत नहीं थी। लड़कों के जन्म पर तालियां बजाई जाती, लड्डू बांटे जाते, खुशियां मनाई जाती थी। बेटी हुई तो सबके मुंह लटक जाते। बेटी सिर का बोझ थी, वह घाटे का सौदा थी, एक बड़ी जिम्मेदारी थी। उसे पाल पोस कर बड़ा कर दूसरे को सौंप देना होता था। उसके लिए वर खोज कर, दान दहेज देकर उसकी शादी करने की प्रक्रिया में उसके माँ बाप हलकान हो जाते और अक्सर आखंड कर्ज में डूब जाते थे। अहिल्या और सुधाकर भी अपनी संकीर्ण मानसिकता व पिछड़ी विचारधारा को लेकर जी रहे थे। वे समाज के घिसे पिटे नियमों का हूबहू पालन कर रहे थे। वे हर दर्जे के पुरातन पथी थे, लकीर के फकीर। देश में बदलाव की बयार आई थी। औरतें अपने हकों के लिए संघर्ष कर रही थीं। स्त्री सशक्तिकरण की मांग कर रही थी। पर अहिल्या और उसके पति को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अहिल्या को याद आया कि बच्ची को देखकर उसकी सास ने कहा था, बच्ची जरा दुबली पतली और मरियल सी है, रंग भी थोड़ा सांवला है, पर कोई बात नहीं। दो बेटों के जन्म के बाद इस परिवार में एक बेटी की कमी थी, सो वह भी पूरी हो गई। जब भी अहिल्या को उसकी सास अपनी बेटी को ममता की वशीभूत होकर गोद में लेती या उसे प्यार करती देखती तो उससे टोके बिना ना रहती। अरे, लड़कियां पराये धन होती है, दूसरे के घर की शोभा, इनसे ज्यादा मोह मत बढ़ा। तेरी असली पूंजी तो तेरे बेटे हैं, वही तेरी नैया पार लगाएंगे, तेरे वंश की बेल वही आगे बढ़ाएंगे, तेरे बुढ़ापे का सहारा वही तो बनेंगे। सासू माँ जब तक हिदायत देती रही, अरे बहू, बेटी को ज्यादा सिर पे मत चढ़ाओ, इसकी आदतें न बिगाड़ो, एक दिन इसे पराये घर जाना है, पता नहीं कैसे ससुराल मिलेगी, कैसे लोगों से पाला पड़ेगा, कैसे निभेगी। बेटियों को विनम्र रहना चाहिए, दब कर रहना चाहिए, सहनशील बनना चाहिए, इन्हें अपनी हद में रहना चाहिए। देखते ही देखते वीणा बड़ी हो गई।
एक दिन अहिल्या के पति सुधाकर ने आकर कहा, वीणा के लिए एक बड़ा अच्छा रिश्ता आया है। अरे अहिल्या अचकचाई, अभी तो वह केवल 18 साल की है, तो क्या हुआ, शादी की उम्र तो हो गई है उसकी। जितनी जल्दी अपने सिर से बोझ उतरे उतना ही अच्छा है। लड़के ने खुद आगे बढ़कर उसका हाथ मांगा है। लड़का भी ऐसा वैसा नहीं है, प्रशासनिक अधिकारी है, ऊंची तनख्वाह पाता है, ठाठ से रहता है, हमारी बेटी राज करेगी। लेकिन उसकी पढ़ाई, ओहो पढ़ाई का क्या है, उसके पति की मर्जी हुई तो बाद में भी प्राइवेट पढ़ सकती है। जरा सोचो, हमारी हैसियत एक आईएएस दामाद पाने की थी क्या? घराना भी अमीर है। यूँ समझो कि प्रकृति ने छप्पर फाड़कर धन बरसा दिया हम पर। लेकिन अगर उसके माता पिता ने दहेज के लिए मुंह फाड़ा तो कह देंगे कि हम आपके द्वारे लड़का मांगने नहीं गए थे, वही हमारी बेटी पर लार टपकाए हुए हैं। जब वीणा को पता चला कि उसके ब्याह की बात चल रही है तो वह बहुत रोई धोई। मेरी शादी की इतनी जल्दी क्या है माँ, अभी तो मैं और पढ़ना चाहती हूँ, कॉलेज लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ, कुछ दिन बेफिक्री से रहना चाहती हूँ, फिर थोड़े दिन नौकरी भी करना चाहती हूँ। पर उसकी किसी ने नहीं सुनी। उसका कॉलेज छुड़वा दिया गया। शादी की जोर शोर से तैयारियां होने लगी। वर के माता पिता ने एक अंडगा लगाया। हमारे बेटे के लिए एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे हैं, लाखों का दहेज मिल रहा है। माना कि हमारा बेटा आपकी बेटी से ब्याह करने पर तुला हुआ है, पर इसका यह मतलब तो नहीं कि आप हमें सस्ते में टरका दें। नगद न सही, उसकी हैसियत के अनुसार एक कार, फर्नीचर, फ्रिज, एसी वगैरह देना ही होगा। सुधाकर सिर थाम कर बैठ गए। मैं अपने आप को बेच दूं तो भी इतना सब कुछ जुटा नहीं सकता, वे हताश स्वर में बोले। मैं कहती थी ना कि वर पक्ष वाले दहेज के लिए मुंह फाड़ेंगे। आखिर बात दहेज के मुद्दे पर आकर अटक गई ना, अहिल्या ने उलाहना दिया। आंटी जी, आप लोग फिक्र न करें, उनके भावी दामाद उदय ने उन्हें दिलासा दिया। मैं सब संभाल लूंगा, मैं अपने माँ बाप को समझा लूंगा। आखिर मैं उनका इकलौता पुत्र हूँ, वे मेरी बात टाल नहीं सकेंगे। पर उसके माता पिता भी अड़ कर बैठे थे, दोनों में तनातनी थी। आखिर उदय के माँ बाप की ही चली। वे शादी के मंडप से उदय को जबरन उठाकर ले गए और सुधाकर व अहिल्या कुछ न कर सके। देखते ही देखते शादी का माहौल मातम में बदल गया। घराती व बाराती चुपचाप खिसक लिए। अहिल्या और वीणा ने रो रो कर घर में कोहराम मचा दिया। अब इस तरह मातम मनाने से क्या हासिल होगा? सुधाकर ने लताड़ा, इतना निराश होने की जरूरत नहीं है, हमारी लायक बेटी के लिए बहुत वर जुट जाएंगे। वीणा मन ही मन आहत हुई, पर उसकी इस अप्रिय घटना को भूलकर पढ़ाई में अपना मन लगाया। वह पढ़ने में तेज थी, उसने परीक्षा अच्छे नंबरों से पास की। इधर उसके माँ बाप भी निठल्ले नहीं बैठे थे, वे जीजान से एक अच्छे वर की तलाश कर रहे थे। तभी वीणा ने एक दिन अपनी माँ को बताया कि वह अपने एक सहपाठी से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। जब अहिल्या ने यह बात पति को बताई तो उन्होंने नाक भौं सिकोड़ कर कहा, बहुत खूब। यह लड़की कॉलेज पढ़ने जाती थी या कुछ और ही गुल खिला रही थी? कौन लड़का है, किस जाति का है, कैसा खानदान है, कुछ पता तो चले। और जब उन्हें पता चला कि प्रवीण दलित है तो उनकी भ्रकुटी तन गई। यह लड़की जो भी काम करेगी वह अनोखा होगा। अपनी बिरादरी में योग्य लड़कों की कमी है क्या? भाई हमसे तो जानबूझकर मक्खी निगली नहीं जाएगी। समाज में क्या मुंह दिखाएंगे? हमें किसी तरह से इस लड़के से पीछा छुड़ाना होगा। तुम वीणा को समझाओ। मैं उसे समझाकर हार चुकी हूँ, पर वह जिद पकड़े हुए है, कुछ सुनने को तैयार नहीं है। पागल है वह, नादान है, हमें कोई तरकीब भिड़ानी होगी। सुधाकर ने एक तरीका खोज निकाला। वे वीणा को एक ज्योतिषी के पास ले गए। धन्यवाद दोस्तों। पार्ट 2 के लिए कमेंट जरूर करना।